नया जना आएगा, उसको दोबारा से ट्रेन करोगे, वो इतनी देर उसको दोबारा से ट्रेन करने में लगेगी, फिर वो रिजल्ट्स देगा और जैसे वो रिजल्ट्स देगा वो फिर छोड़ के चला जाएगा। फिर 8th हमारा प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जैसा कि एक पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हम कितनी डेलीगेट करते हैं। क्लियर? अब ये डिपेंड करता है किसी भी कंपनी के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक बंदा है और ये जो है अपने आप को राजा समझता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इन सबको हेड करता है और सबके डिसीजन यही लेता है। अब दूसरी कंपनी में क्या है कि इन तीनों ने अपने अपने काम जो है वो बांट लिए हैं। एक मान लीजिए फाइनेंस को देख रहा है, एक मार्केटिंग को देख रहा है और एक प्रोडक्शन को देख रहा है। ठीक है, अब ये तीनों लोग बांट लिए और इन लोगों ने अपने अंडर जो लोग रखे वो सब कोई ट्रेंड है। ये जो है प्रोडक्शन के लिए ट्रेंड है, ये सारे फाइनेंस के लिए ट्रेंड है और ये सारे मार्केटिंग के लिए ट्रेंड है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है और यहाँ पर सारे लोग इसके अंडर है, इसीलिए हम किसी को भी अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते। और उसी तरह से ये देखो हमारा एक चार्ट बना हुआ है, ये ऊपर है, उसके बाद ये नीचे है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जैसे कि यहाँ पर है ये सेंट्रलाइज्ड है और ये डिसेंट्रलाइज है, जहाँ पर हमने डिसीजन मेकिंग को थोड़े से नीचे के लेवल पर भेज दिया है। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि इसमें हार्मनी और बैलेंस बना रहता है और सबऑर्डिनेशन और सारे वर्कर्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं और रिटेंशन जो है वो जो फाइनल डिसीजन है वो तो मेन अथॉरिटी का ही होगा, लेकिन सबके पास हमने पावर्स को डेलीगेट कर दिया है। ये किसका एडवांटेज हो जाता है? उसके बाद अगर हम देखें, ये तो क्लियर हो गया। अब इसका एडवांटेज क्या है? सेंट्रलाइज्ड, जब हम बात करते हैं किसी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पर वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क होता है, ऑर्डर्स एकदम क्लियर होते हैं और कॉस्ट लो होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे हेड्स नहीं रखने। जैसे हर डिपार्टमेंट में अगर आप एक CEO रखते हो या जनरल मैनेजर रखते हो तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, एट पार होगी। तो इसमें क्लियर ऑर्डर्स, कई बार 2 डिपार्टमेंट्स आपस में लग सकते हैं, तो कॉस्ट भी जो है इसमें लो रहता है, क्लियर ऑर्डर्स रहते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज क्या है कि लो लेवल एम्प्लॉय जो है उसको भी लीडरशिप स्किल्स सीखने को मिलती हैं, उसको भी ग्रोथ के मौके मिलते हैं, डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट होती है। हर बार अगर ये जना इससे पूछेगा, ये इससे पूछेगा, फिर ये इसे बताएगा और इसे बताएगा, तो टाइम वेस्ट होगा। और हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होता है अगर डिसेंट्रलाइज हो, हर जने को लगता है कि वो उस कंपनी का पार्ट है और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। इसी के साथ डिसएडवांटेज भी है। सेंट्रलाइज जो काम होता है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग बहुत हाई एंडेड होती है, बायस्ड होती है, लोग अपने अपने चमचे बना लेते हैं और इसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। और रेड टेपिज्म की हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट सिस्टम में, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर सब कुछ सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में कई बार प्रॉब्लम होती है कि डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट होता है, इसमें अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती। लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंस वाले ने कह दिया प्रोडक्शन वाले की गलती है, प्रोडक्शन वाले ने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो प्रोड्यूस किया था, मार्केटिंग वाले ने मार्केट नहीं किया, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। थोड़ा महंगा होता है क्योंकि आपको लोग ज़्यादा रखने पड़ते हैं। एप्लीकेशन क्या है, ये डिपेंड करेगा आपके साइज़ पर। छोटी सी कंपनी है तो आप सेंट्रलाइज रख सकते हो। ओनरशिप का पैटर्न क्या है, क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और किस तरह का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट पे भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जैसे मैकडॉनल्ड, हल्दीराम, ये जो इंटरनेशनल चेन्स हैं ये ज़्यादातर सब डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। ओके, फिर हम आते हैं स्केलर चेन पर। स्केलर चेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किसी पर भी आ सकता है। स्केलर चेन का मतलब होता है फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये ए जो है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ए जो है किसी भी कंपनी का हेड होगा, बिल्कुल CEO मान लेते हैं उसे, ये ओनर है, ठीक है। उसके नीचे कोई और होगा, CFO भी हो सकता है यहाँ पर, या जनरल मैनेजर हो सकता है, हम जनरल मैनेजर मान लेते हैं। इसके नीचे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सीनियर मैनेजर है, फिर हमारा सिंपल मैनेजर है और एंड में हमारे पास एग्जीक्यूटिव है। तो स्केलर चेन का मतलब है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो ऊपर से नीचे की ही तरफ आएगा। CEO पहले इसको ऑर्डर देगा GM को, फिर वो SM को ऑर्डर देगा, फिर वो मैनेजर को ऑर्डर देगा और फिर वो एग्जीक्यूटिव, और इसी तरह से ये ऊपर जाएगा। ये इसी रास्ते से फॉलो होना चाहिए। अगर ये जो है, जैसे मैंने CFO कहा था और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, तो ये यहाँ पर अगर फाइनेंस वाला है तो ये भी ऐसे ही जाएगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। हम बीच में क्रॉस नहीं कर सकते इसको। और उसका रीज़न क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर चेन ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी तो ऊपर से नीचे पता चला ई ने कुछ बोला और वो आपस में इन लोगों ने तय कर लिया, ए को पता ही नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो टॉप टू बॉटम से फॉलो होता है और उसके बाद नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर तक जाती है, और ये सभी मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स को इसे फॉलो करना ज़रूरी है, उन्हें करना चाहिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हेड ए है, इसकी 2 लाइंस ऑफ अथॉरिटी हैं। जैसे सीईओ है, ये फाइनेंस वाली लाइन, ये मार्केटिंग वाली आ रही है मान लेते हैं, और ये एचआर की आ रही है। तो इसमें भी फाइनेंस वाली अलग रो में चलेगी और एचआर वाली अलग। ये नहीं है कि एचआर और फाइनेंस आपस में मिलकर डिसाइड कर लियो, ये जो बेचारा ए बैठा है इसे कुछ पता ही नहीं है। तो इसकी जो लाइन चलेगी BCDE एक होगी और PQR से होगी। अगर डी को आर से कम्युनिकेट करना है, मान लो ये डी को आर से कम्युनिकेट करना है, जो मैनेजर है एचआर का उसे फाइनेंस के मैनेजर से बात करनी है, तो वो ऐसे नहीं जाएगा, वो सीधे पहले ऊपर जाएगा, फिर ए जो है उसे दोबारा से फॉरवर्ड करेगा। ये चेन जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में वायलेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है जो कि है गैंग प्लैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से याद कर लेना, मैं इसे हाईलाइट भी कर रही हूँ, इसको समझना भी ज़रूरी है। अब ये क्या है गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक का मतलब है कई बार अगर इमरजेंसी हो तो डी जो है डायरेक्टली आर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोनों मैनेजर्स एचआर के और फाइनेंस के आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सिर्फ इमरजेंसी में है ताकि छोटा रूट हो और कम्युनिकेशन जो है वो डिले ना हो। जैसे कि एक वर्कर डायरेक्टली जो है सीईओ के पास नहीं जाता, लेकिन अगर इमरजेंसी है, मान लो इस फैक्ट्री में लीकेज हो रहा है, प्रोडक्शन वाला बंदा और ये कह रहा है लीकेज है, और जितने में ये DEB सबसे पूछने जाएगा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ई क्या करता है, सीधे ए इसको दिखता है और ये सीधे ए के ऑफिस में जाके कहता है लीकेज हो रही है, अब मैं क्या करूं, और ए डायरेक्ट इसको कंट्रोल बता सकता है। तो बेटर कंट्रोल, तो ये जो है गैंग प्लैंक बेटर कंट्रोल और डिस्पर्सल ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए है, स्केलर चेन, और कोई क्योस ना हो। लेकिन इसके वायलेशन से क्योस होता है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और अगर इमरजेंसी हो तो उसके लिए हमारे पास गैंग प्लैंक पहले से ही है। फिर हम आते हैं ऑर्डर पर। ये तो बहुत ही थकाने वाला, बहुत लंबा है। ऑर्डर ये भी सिंपल है, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब मान लो ये ऑफिस है, ये इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पे किसी की भी सीट फिक्स नहीं है। अब कोई जना जो बाहर से आ रहा है उसने पूछा कि एक्स कहाँ पर है, अब सब ने कह दिया हमें क्या पता एक्स कहाँ पर है, एक्स किसी को पता ही नहीं है, वो यहाँ बैठेगा या वो है ही नहीं। इसलिए हर जगह, हर जने की जगह जो है वो कंपनी में फिक्स्ड होनी चाहिए। इसका कंसेप्ट क्या है, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड हैव अ प्लेस। कंपनी में हर चीज़ की जगह होनी चाहिए और हर चीज़ की जगह फिक्स्ड होनी चाहिए, इसी को हम कहते हैं ऑर्डरलीनेस। इसका एडवांटेज क्या है कि कोई हिंड्रेंस नहीं होगा एक्टिविटी में, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी और एफिशिएंसी होगी। अगर मुझे अपना सबऑर्डिनेट को ढूंढना है कि वो कहाँ है, मेरे को उससे काम कराना है, तो वो तो सब जगह ढूंढता रहेगा। इसीलिए आप देखो ये सारे सेक्शंस मैंने एक कंपनी का दिखाया, हर सेक्शन अलग अलग है और हर सेक्शन में हर जने की जगह अपनी फिक्स्ड होती है, हर का केबिन फिक्स्ड होता है, और वो किस हिसाब से फिक्स्ड होता है कि उसे कहाँ पर काम करना है। यहाँ पर कटिंग सेक्शन है तो यहाँ पर सारे उसी से रिलेटेड लोग होंगे जो आपस में काम कर रहे हैं। फिर हम आते हैं इक्विटी पर। इक्विटी का मतलब है गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस जो है नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज़ एंड ऑल शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। ये मैंने पहले भी कहा था, हर जने को इक्वली ट्रीट करना है। इसका कंसेप्ट है कि मैनेजमेंट की आइज़ में हर वर्कर बराबर होना चाहिए। सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज और नेशनैलिटी के बेसिस पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। फीमेल्स को कई जगह देखा जाता है पैसे कम दिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं इक्विटी। और अगर इक्विटी होगी तो ये लॉयल्टी और डिवोशन को इंश्योर करती है, और जो लेज़ी लोग हैं, जो काम ढंग से नहीं करते, टालते रहते हैं, उनके साथ स्टर्नली डील कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा, अगर तुम ये करोगे तो ये पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इसका अगर वायलेशन होगा, अगर हम इक्विटी नहीं रखते, तो लैक ऑफ मोटिवेशन और डिससेटिस्फैक्शन होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, हर जना जो जितना काम कर रहा है उसको उतना फ्रूट मिल रहा है ना, लेकिन अगर जो है ये छोटा वाला, इसको भी अगर हम कुछ ना दें तो इसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको भी कोई मोटिवेशन नहीं हो। अगर हम इसके साथ पार्शियलिटी करें तो जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा दुख होगा। तो इसीलिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में जो है सारे लोग काम करते हैं डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उस कंपनी में राइज करने की, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन इनपुट्स, योर ओन कैलिबर। ठीक है। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखो ये कितनी बार फॉलो होता है कि जितने IAS हैं उनको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे जिससे वो स्टेबल रहें,
और जिस भी पॉलिटिशियन को सूट नहीं करता वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो मिनिमम होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सके। इसका कंसेप्ट क्या है, हमने एक जने को किसी काम के लिए सिलेक्ट किया, उसको हमने ट्रेन किया, उसको अपॉइंट किया, हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, और अगर सिलेक्शन के बाद हम उन्हें उसकी पोजीशन पर ना रखें तो ये सारा जो हमने मेहनत करी थी ये सारी कुछ वेस्ट हो गई। तो इसलिए हमने जितनी उसे ट्रेनिंग दी, उस पर जितना टाइम लगाया, वो मिनिमम फिक्स टेन्योर पर उसको उस काम पर करना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या है कि लोगों को अपने रिजल्ट्स, हमने जो उन्हें अपॉइंट किया है, उनको ट्रेन किया है, उसमें उन्हें अपने रिजल्ट्स दिखाने का मौका मिलता है। उसमें सिक्योरिटी और हाई रिटेंशन होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अपने जो मैंने काम किया उसके रिजल्ट्स देखने हैं। टीम स्पिरिट और बिलोंगिंगनेस रहती है क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ ज़्यादा समय के लिए रहना है, और अगर इसका वायलेशन करेंगे तो इंस्टेबिलिटी होगी, लोग इनसिक्योर रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाएंगे, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट भी हाई रहेगी। जैसे मैंने अभी बताया, बार बार लोगों को ट्रेन ही करते रहोगे नए नए काम के लिए। 13th है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने भी कुछ प्लान्स बनाएं इम्प्रूवमेंट के लिए। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उन्हें भी ये फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि कोई बेटर तरीका है काम करने का तो वो उसको लगा सकते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। देखो, इसको लग रहा है ना कि मैं बेटर रिजल्ट्स दे सकता हूँ अगर मैं इस रास्ते पे जाऊँ, वो कोशिश कर रहा है। तो इसका कंसेप्ट है कि इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। कई बार हम थिंक आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं, हम कई बार काम करते करते हमें लगता है इस तरह से हम इसे बेटर कर सकते थे। तो यहाँ पर इनिशिएट एक्शन विदाउट बीइंग आस्क्ड टू, हमें उसकी फ्रीडम लोगों को देनी चाहिए। इसका एडवांटेज है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और एनकरेज भी कर सकते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं। उससे इंटेलिजेंट लोग कौन हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, उनको आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और उनको इम्प्रूवमेंट का मौका भी मिलता है। और फिर अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो मैनेजमेंट पे ट्रस्ट भी करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ऐसा होता है जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये जना कुछ ऐसे रास्ते पे चला गया जो कि कंपनी की जो इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं उससे भी अलग है। तो इतना अलग जाने की भी तो आप परमिशन नहीं दे सकते, वरना पूरा क्योस हो जाएगा, आपकी कंपनी में कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो इसका एप्लीकेशन कैसे, कैन हैव एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। इसका सबसे अच्छा आइडिया क्या है कि हम एक एम्प्लॉय को कहें कि वो अपना सजेशन और इनिशिएटिव सबके साथ डिस्कस कर सकता है, और उसमें अगर सब्सटैंशियल कॉस्ट और टाइम रिडक्शन होगा तो उसका रिवॉर्ड, उसका जो अवार्ड है वो उसको भी मिलेगा। तो इस तरह से उसके सजेशन की वैल्यू भी होगी, और अगर वो बेनिफिशियल होगा तो कंपनी को तो बेनिफिट होगा और उसका बेनिफिट हम उसे भी देंगे। फिर लास्ट फाइनली स्पिरिट डी कॉर्प। इसमें क्या है, ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है टीम स्पिरिट। ये आप आर्मी में तो बहुत ही देखते हो, ये वहीं का टर्म है और इसका मतलब है यूनिटी और हार्मनी अमंग्स द एम्प्लॉयज़। तो इसका कंसेप्ट है मैनेजर को आई को वी से रिप्लेस कर देना चाहिए जिससे कि वर्कर्स में एक टीम स्पिरिट बनी रहे और म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस भी उनमें बना रहे। अब इसका एडवांटेज क्या है कि अगर टीम वर्क बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी तो ऑब्जेक्टिव्स रीच होंगे, लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। हमने जितने भी सारे प्रिंसिपल्स पढ़े ना वो सब होगा और पेनाल्टी की ज़रूरत कम लगेगी। और इसका वायलेशन अगर है तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, लैक ऑफ कहिसिवनेस होगा। अब इसका एग्जांपल हम पूरी टीम को टारगेट दे देते, जैसे ये वाली पूरी टीम है, हमने इसे टारगेट दे दिया, और अगर इनमें से कोई एक नहीं भी परफॉर्म कर ला, मान लो किसी एक की तबीयत खराब हो गई, फिर भी पूरी टीम ने परफॉर्म करा, तो उसको क्या लगेगा, उसकी इस टीम के लिए लॉयल्टी बढ़ जाएगी। और जब उसकी इस टीम के लिए लॉयल्टी बढ़ेगी तो वो बेटर परफॉर्म करेगा और अगली बार अगर किसी और के साथ ऐसा होगा तो उसको भी हेल्प करेगा। तो ये है स्पिरिट डी कॉर्प। और इसी के लिए आप देखो कितनी बार कंपनीज जो हैं आउटिंग्स पे ले जाती हैं लोगों को, पूरी पूरी टीम्स को घूमने के लिए बेचती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं ऐसे इवेंट्स। ये है स्पिरिट डी कॉर्प्स। अब इसका एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल वायलेटेड एंड गिव द करेक्ट ऑर्डर। कुछ भी आ सकता है, मैंने कहा ना अच्छे से पढ़ लो। Employee transferred at the will of the manager. An employee had a cut first aid box not found. The head appreciates and accepts the suggestions given by a worker. Or an employee has lunch during his shift hours. इसमें अगर कहीं पर कोई वायलेशन है तो मुझे बताओ कहाँ पर है और फिर यहाँ से उसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। अब डिफरेंसेस के लिए अगले वीडियो में जाएंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। डिफरेंसेस मैं अगली बार लूँगी, क्लियर। और अगर आपको लगता है किसी और को हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।